जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि बीए तृतीय वर्ष के अगर आप विद्यार्थी हैं, इतिहास का जो प्रथम प्रश्न पत्र आपका ऑब्जेक्टिव होगा आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1740 से लेकर 1964 तक अगर आपका ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव पेपर इसका होगा, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से मात्र इसी क्लास में, कोई पार्ट 2 पार्ट 3 बिल्कुल भी नहीं आएगा। मात्र इसी क्लास में आज हम संपूर्ण फर्स्ट पेपर को, आपके इतिहास के फर्स्ट पेपर को हम कंप्लीट कर देंगे, है ना। इसके बाद आपको कोई दूसरी क्लास या फिर दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बस कंसंट्रेशन बना लेना और लास्ट तक जो है वीडियो को आप जरूर वॉच करना। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, लिखना स्टार्ट कर दें, और जब तक कंप्लीट वीडियो आप वॉच ना कर लें आप उठेंगे नहीं, ठीक है। आप बिल्कुल उठेंगे नहीं। चलो, प्रश्न नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी के युद्ध की अगर मैं बात करूं तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अब प्लासी का युद्ध जो है वो किन किन के बीच हुआ था? तो मीर जाफर और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो है हार गया था, है ना। और सिराजुद्दौला के उपरांत जो है बंगाल का जो नया नवाब है कौन बन गया था? तो भाई मीर जाफर बन गया था, और इस युद्ध में मीर जाफर को सत्ता मिल गई थी, ठीक है। बंगाल का नया नवाब बन गया था, और बंगाल को क्या हुआ था? नया नवाब मिल गया था, ठीक है। अब चलो, अब बात समझेंगे बक्सर का युद्ध। देखो, आप प्लासी का युद्ध समझ गए, बताओ प्लासी का युद्ध समझ गए कब हुआ? तो 1757 ईस्वी को हुआ। अच्छे से अपनी कॉपी में राइट कर लो। अब हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध की। तो 22 अक्टूबर, है ना, 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। दोनों जो क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, मोस्टली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल इनको आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और अपने माइंड में सेट कर लें। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। उद्देश्य क्या था? तो भाई उद्देश्य जो था वो कंपनी का जो बंगाल पर प्रभुत्व का हो जाना, ये इस चीज़ के लिए जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। कंपनी चाह रही थी कि बंगाल पर प्रभुत्व उसका हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों और विरोधी पक्ष के मध्य कौन सी संधि हो गई थी? तो भाई बक्सर के युद्ध के बाद जो है, जो अंग्रेज थे और विरोधी जो पक्ष था उसकी, उन दोनों के बीच इलाहाबाद की संधि हो गई थी, ठीक है। किसकी संधि हो गई थी? इलाहाबाद की संधि हो गई थी। अब हम बात करेंगे मीर कासिम। देखो, परेशान नहीं होना, पूरी आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं, सारी यूनिट्स से हमने क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए हैं, है ना। कोशिश करिए कि आपके एग्जाम में बिल्कुल यहीं से आ जाए, सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप परेशान ना होना और बहुत ईमानदारी के साथ चीज़ों को कंप्लीट एंड तक वॉच कर लेना, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 की मैं अगर बात करूं तो मीर कासिम कहाँ का शासक था? तो मीर कासिम जो है वो बंगाल का शासक था, और मीर जाफर का क्या था भाई? जामाता था, ठीक है। लाइक कर दो वीडियो को, अगर पसंद आ रही हो तो बिल्कुल लाइक जरूर कर दो, है ना। फिर से वही स्लाइड लग गई है, कोई बात नहीं। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल के अगर प्रथम गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर था, है ना। और ये 2 बार रहा है। कितनी बार रहा? अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि बंगाल का जो गवर्नर है लॉर्ड क्लाइव, वो कितनी बार गवर्नर रहा है, तो आप बता देना भाई 2 बार रहा, ठीक है। देखो, एक बात और बताएं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और याद रखेंगे लॉर्ड क्लाइव के बारे में आप, कि बंगाल में जो द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी वो उसका श्रेय भी लॉर्ड क्लाइव साहब को ही जाता है ना। और इनकी जो अवधि है वो 1765 से लेकर 1772 तक रही है, इतना भी आप याद रखेंगे। और कोई पूछ ले कितनी बार रहा, तो आप कहना 2 बार रहा है ना। और प्रथम गवर्नर जनरल उसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता था। चलो, अब एक पॉइंट जो है यहाँ से बिल्कुल समझने की बात आपको रहेगी, है ना। आप समझ रहे होंगे चौथे और 5वें क्वेश्चन में। देखो, अब आप कहेंगे कैसी? बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो हमने आपको अभी बताया लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ लो वारेन हेस्टिंग्स। अब ये क्या है? तो देखो, 1773 ईस्वी के बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, कौन आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसमें क्या हुआ? तो गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में बदल दिया गया था। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, है ना, आप याद रखेंगे, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, जनरल नहीं, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो लॉर्ड क्लाइव माना जाता है। लेकिन अगर गवर्नर जनरल की मैं बात कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये 1773 के बाद रेगुलेटिंग एक्ट के जो आया था उसके साथ ये जो पद है उसका नाम चेंज हो गया था, गवर्नर जनरल हो गया था। तो उसका जो माना जाता है उसे, तो वारेन हेस्टिंग्स साहब को माना जाता है। आप इतनी बात अपने माइंड में सेट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 की ओर हम चलेंगे।
काल कोठरी की घटना जो है कहाँ हुई थी? तो काल कोठरी की घटना कलकत्ता में हुई थी और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि की थी। इतना भी आप याद रखेंगे, है ना। काल कोठरी की जो घटना हुई थी उस टाइम की ये बात है ना। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी और अंग्रेजों के साथ जो है सिराजुद्दौला ने संधि करी थी, किसकी? अलीनगर की, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिल्कुल, है ना, जुड़ जाओ। आपकी और जो क्लासेस हैं बिल्कुल हम देंगे आपको, बिल्कुल परेशान ना होना। अब बताना आप किस सब्जेक्ट की जो है मैराथन क्लास चाहते हैं। प्रश्न नंबर 7 की मैं बात करूंगा, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब समाप्त हुआ? तो बिल्कुल हम यहाँ से युद्ध के बारे में हम समझेंगे, है ना। मैसूर का युद्ध, जहाँ से अब क्वेश्चन आता है, देखो, तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो 1748 ईस्वी को समाप्त हो गया था। अंग्रेजों फ्रांसियों के मध्य जो है 1746 ईस्वी में युद्ध हुआ था। अब इतनी बात भी याद रखेंगे, आपसे पूछ लें कि अंग्रेजों और फ्रांसियों के बीच जो है युद्ध कब हुआ, तो आप कह रहे हैं 1746 में हुआ। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त कब हुआ, तो आप बता देना 1748 में समाप्त हो गया था। देखो, चतुर्थ युद्ध जो है मैसूर का, वो किन किन के बीच हुआ, तो आप कहना टीपू सुल्तान और लॉर्ड बेलेजली के बीच हुआ था चतुर्थ मैसूर का युद्ध। और हुआ कब था? तो 1799 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात करूंगा, मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कब किया? देखो, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस हैं हैदर अली से। तो मराठों ने जो है हैदर अली पर आक्रमण जो है 1771 ईस्वी को किया। अगर हम आपको हैदर अली के बारे में बताएं तो हैदर अली का जो जन्म है वो मैसूर राज्य के कोलार जिले में बूंदी कोट नामक स्थान पर 1721 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसका जो पिता था फतेह मोहम्मद मैसूर, फतेह मोहम्मद जो था पिता उसका, मैसूर राज्य की सेना में एक उच्च पद पर जो है वो नियुक्त था। वह भी पहले सैनिक रूप में भर्ती हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो उसने अपनी कार्यकुशलता, है ना, और अपनी योग्यता से उसने फौजदार का जो है पद प्राप्त कर लिया था। उसने अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए 2 महत्वपूर्ण कार्य किए थे, है ना। अब प्रथम मैं अगर कार्य बताऊं तो ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, फिर भी हम समझ लेंगे अगर। तो उसने खांडेराव नामक एक ब्राह्मण को अपना परामर्शदाता नियुक्त किया। और दूसरा था, उसने अपनी सेना को संगठित एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए फ्रांसीसी ढंग से सैनिकों को शिक्षित करना प्रारंभ किया था। ठीक है। कहीं ना कहीं उसने जो है शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया था और हैदर अली की शक्ति बिल्कुल निरंतर बढ़ती चली गई थी, है ना। तो एक बात बताएं, हैदर अली ने अपने मंत्री खांडेराव की सहायता से प्रधानमंत्री नेजरात के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। और इसके साथ ही उसने राजा को पुनः सिंहासन पर बैठाने का वचन देकर राजमाता को अपनी ओर मिला लिया था। इसके उपरांत जो है हैदर अली ने अपनी विशाल सेना के साथ मैसूर राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आप याद रखेंगे। बाद में मैं आपको अगर बताऊं तो उसने बंदी बना करके अपना शासन सत्ता अधिकार कर लिया था। ठीक है। और बाद में फिर ये इनकी जो खांडेराव है, कुछ समय पश्चात जब खांडेराव राजा तथा प्रधानमंत्री तीनों का अंत करके उसने अपने मैसूर राज्य को स्वतंत्र शासक खुद को उसने अपना घोषित कर दिया कि बस अब मैसूर राज्य का वही स्वतंत्र शासक है ना। सबका अंत कर दिया था उसने, राजा हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे खांडेराव उनके वो हो परामर्शदाता। ठीक है। तो सबका अंत करके खुद बन गया था राजा। तो ये सब चीज़ें हैं हैदर अली के बारे में। ठीक है। चलो अब समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर रहेगा, लॉर्ड वेलेजली, जी हाँ बिल्कुल, ने किस नीति को लागू किया? तो भाई साहब सहायक संधि को जो है लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अच्छा सुनो, इसमें 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। मराठा, अवध और हैदराबाद के साथ जो है सहायक संधि की गई थी। ठीक है। पंजाब के साथ जो है वो सहायक संधि नहीं करी गई थी, तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस हैं। देखो कौन सा, लॉर्ड वेलेजली ने किस नीति को लागू किया? तो आप कहना भाई सहायक संधि को। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा ये जो है सहायक संधि लागू करी गई थी, है ना। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बताओ सहायक संधि किसके द्वारा लागू करी गई, तो आप कह देना सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेजली द्वारा। ठीक है। अब सहायक संधि में कौन कौन से ऐसे राज्य थे? तो मराठा, अवध और हैदराबाद के साथ जो है सहायक संधि हुई थी। पंजाब के साथ सहायक संधि बिल्कुल भी नहीं होती, है ना। इतनी बात आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 की ओर अगर हम चलें तो पुरंदर की संधि जो है 1776 में हुई, मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुई, है ना। और अगर देखें सालपाई की संधि की बात करें तो 17 मई 1782 ईस्वी को जो है सालपाई की संधि हुई थी। इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है। चलो थोड़े से हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, क्योंकि टाइम वैसे ही आपके पास कम है। प्रश्न नंबर 11 की मैं बात करूंगा, सती प्रथा का अंत जो है वो किसने किया था? तो भारत में अगर देखें तो सती प्रथा का जो श्रेय है वो किसे जाता है भाई? राजा राम मोहन राय साहब को जाता है। ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी को सती प्रथा का अंत किया था। ये स्वतंत्रता के पहले की बात है ना। और राजा राम मोहन राय साहब जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक है, इतनी बात भी आप याद रखेंगे।
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का जो श्रेय है बेंटिक को जाता है ना। इसी के शासनकाल को जो है सुधारों का युग भी कहा गया था, इसलिए शिक्षा पर काफ़ी बल दिया था। ठीक है ना, चाहे बेसिक शिक्षा हो है ना या फिर उच्च बेसिक शिक्षा की मैं बात करूं तो इसमें काफ़ी बल इसने दिया था। प्रश्न नंबर 12 की अगर बात करें तो हड़प नीति है ना, जो हड़प नीति चलाई थी वो किसने चलाई थी बताओ, आपको पता होगा, लॉर्ड कैनिंग ने, बेंटिक ने, डलहौजी साहब ने। तो लॉर्ड डलहौजी ये जो गवर्नर जनरल आया था तो इसने हड़प नीति चलाई थी। अब इसकी हड़प नीति क्या थी मैं सब समझाऊंगा आपको, बिल्कुल परेशान ना हो ना। सहायक संधि व्यवस्था आरंभ किसने करी थी, तो अभी हमने आपको बताया था लॉर्ड बेलेजली ने, है ना। आपको बताया भी था पंजाब में जो है संधि नहीं हुई थी, मराठा, अवध और इलाहाबाद के साथ सहायक संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 की मैं अगर बात करूं तो झांसी का जो राज्य है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का भाग किस प्रकार बना था, तो व्यवगत सिद्धांत के द्वारा बना था। ठीक है, व्यवगत सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी हड़प नीति के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई थी। अब देखो हम आपको बताएं हड़प नीति क्या थी, क्या इसने किया था। पहले एक बात और समझ लो, क्वेश्चन नंबर 15 के अंतर्गत हम समझेंगे। क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य लॉर्ड डलहौजी ने नहीं हड़पा, तो भाई साहब ग्वालियर का राज्य जो है बिल्कुल नहीं हड़पा था कहीं ना कहीं, है ना। इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली थी। और अगर देखें मिलाए कौन से इसने राज्य हैं जो हड़प नीति के अंतर्गत मिलाए थे, तो आप समझो, देखो अवध मिलाया था, पूना मिलाया था, सतारा मिलाया था, नागपुर मिलाया था, संबलपुर और झांसी। याद रखना कौन कौन, अवध, पूना, सतारा, नागपुर, संबलपुर और झांसी। याद रखेंगे बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि बताओ इनमें से कौन सा जो राज्य है वो हड़प नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने नहीं मिलाया था, है ना, अपनी ब्रिटिश सरकार में। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो ऐसे 2-4 उसने दे दिए ऐसे कि जो नहीं मिला है, एक आध ऐसे दे दिया मिलाए, तो आप याद रख लें इनको। अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अवध, पूना, सतारा, नागपुर, संबलपुर और झांसी जो है इसने मिलाए थे। अब हड़पने का क्या कारण था, अब वो समझो। जो हड़पने का कारण था, एक तो उसकी सीधी सीधी नीति थी कि अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो बिल्कुल वो लॉर्ड डलहौजी जो है अपनी कंपनी के शासन में उसे मिला लेगा। ठीक है, जो उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और या फिर दुर्बल शासक होने के कारण, अगर ऐसा कोई शासक है जिसे हमला करके उसको परास्त किया जा सकता था तो उसको भी मिला लेता था, है ना। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो राज्य के कुशासन के कारण, है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें थी उस टाइम जो था सत्ता के प्रति, सब जो थे कि मुझे सत्ता मिल जाए, मुझे सत्ता मिल जाए, तो कहीं ना कहीं गद्दार भी बहुत थे, है ना। तो इन सब की वजह से उस सब का जो है उसने फ़ायदा उठाया और हड़प नीति जो है अपनी लागू कर दी थी। 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करूंगा। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो बात करें मेरठ से जो है प्रारंभ हुआ था। विद्रोह की तिथि कब रखी गई थी, तो विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 ईस्वी को रखी गई थी। और उससे पहले ही जो है विद्रोह हो गया था, इस वजह से ये फ्लॉप हो गई थी, है ना। ये प्रॉब्लम बाद में को देखने को मिली कि जिस टाइम जो है ये तिथि रखी गई थी और उस तिथि से पहले ही विद्रोह हो गया था, है ना। इस वजह से ये है उनका जो 1857 की क्रांति है उसको पूर्णतः सफलता नहीं मिली थी, है ना। प्रमुख सूत्रधार की अगर बात करूं तो मंगल पांडे साहब को कहा जाता है। और विद्रोह का मुख्य नेता देखें तो नाना साहब कहे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की मैं अगर बात करूं तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो 9 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है फांसी दी गई थी। क्यों फांसी दी गई थी, इस वजह से फांसी दी गई थी कि जो अपराध था इनका, सार्जेंट मेजर ज्यूसन की गोली मारकर इन्हें हत्या कर दी थी। और पता नहीं ये सब जो अंग्रेज वगैरह थे ये कहते थे कि गाय की जो चर्बी थी अपनी, जिन्हें हम गाय को माता का दर्जा देते हैं अपने धर्म में, और उसे वो क्या कहते थे कि उसकी चर्बी को अपने मुंह से, है ना। तो पता नहीं ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये विद्रोह का कारण बनी थी। तो इस वजह से इन्हें क्या किया, सार्जेंट मेजर ज्यूसन की गोली मार के हत्या कर दी थी। तो उस अपराध में इन्हें 9 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन के समय ही जो है इलवर्ट बिल विवाद हुआ था। आप इतना भी याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए, आपसे पूछ लें कि बताओ इलवर्ट बिल विवाद जो है वो किसके समय हुआ, तो आप कहना लॉर्ड रिपन के टाइम हुआ। और स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 19 जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसने पारित किया, तो लॉर्ड कर्जन ने जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। कब किया था, तो याद रखेंगे 1904 में। 20 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1857 के जो विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, है ना, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 21
प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम किसने पारित किया? तो लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था, है ना। तो आप दो चार जो इनके गवर्नर जनरल हैं आप बेहद याद रखेंगे, है ना। एक तो ये कि जो 1857 के विद्रोह के समय कौन सा था? तो लॉर्ड कैनिंग था, है ना। प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम पारित लॉर्ड कर्जन ने किया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, है ना, जब स्वतंत्र हुआ तब गवर्नर जनरल। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं और आप बहुत अच्छे से एक कॉपी में लिख लें। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, देखो 22 नंबर का प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो 1905 में भंग आंदोलन के समय जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, है ना। अब देखो एक बात बताएं, भंग आंदोलन क्या है? ये भंग आंदोलन है बंगाल विभाजन, ठीक है। और इसके लिए कौन सा आया था? तो भाई एक साइमन कमीशन जो है आया था, है ना। और साइमन कमीशन का जो विरोध है वो लाला लाजपत राय ने किया था, और जब लाठी चार्ज हुआ तो उनकी हत्या कर दी गई थी। और स्वदेशी राज्य चाहे, इनका एक कथन है, देखो आप कथन समझो, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितना भी त्रुटियों से पूर्ण क्यों ना हो, खुद का जो राज्य है ना, अपना जो प्यारा भारत है, लेकिन दूसरे जो विदेशी राज्य हैं चाहे कितने अच्छे हों, है ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, अपना स्वदेशी राज्य बहुत अच्छा है। तो ये जो कथन है वो लाला लाजपत राय साहब का है ना। चलिए अब 23 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। देखो आप परेशान ना हो, हम सब डिस्कस करेंगे, साइमन कमीशन सब कुछ पढ़ेंगे, काकोरी कांड, है ना, जहाँ जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है हम सब कुछ पढ़ेंगे। गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन है वो कहाँ से हुआ? तो सबसे पहले समझो चंपारण से हुआ। कहाँ से हुआ? प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की बात करूं तो चंपारण से शुरुआत हुई। अब यहाँ से समझ लो 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से हुआ। कब हुआ? तो 1917 में हुआ, है ना। वैसे प्रथम सत्याग्रह आंदोलन को चंपारण आंदोलन भी कहा गया, ये भी आप याद रखें। असहयोग आंदोलन की मैं अगर बात करूं तो 1920 ईस्वी में लागू हुआ असहयोग आंदोलन। और कारण क्या था? तो जलियांवाला हत्याकांड जो है वो लागू था। जलियांवाला हत्याकांड की वजह से ये असहयोग आंदोलन जो है उन्होंने चलाया था। और असहयोग आंदोलन में क्या था कि किसी भी तरीके से जो है ब्रिटिश सरकार का सहयोग ना करना, है ना, ना उनसे कुछ खरीदना, ना उनसे कोई मतलब रखना, है ना। इस तरह से जो जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें अपना जैसे दाखिला ना लेना, है ना, अपने स्वदेशी स्कूल कॉलेजेस में दाखिला लेना, हर तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं से तोड़ने के लिए, जैसे मान लो मेडिकल हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स ब्रिटिश सरकार के थे तो उसमें इलाज ना करवाना, अपना देसी इलाज करवाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं असहयोग आंदोलन के अंतर्गत थी। ये 1920 ईस्वी में चलाया गया, है ना। और ये कारण था जलियांवाला हत्याकांड, और वापस फिर 1922 में वापस लिया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 24 की मैं अगर बात करूं तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, है ना। इसमें जो निहत्थे सैंडर्स जो था वहाँ का जो उसने क्या किया था कि निहत्ती भीड़ पर इसने गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह वहाँ हो गई थी। असहयोग आंदोलन का जो नारा था कि 1 वर्ष के भीतर स्वतंत्रता की प्राप्ति, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, 25 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चौरी चौरा घटना कब हुई? तो चौरी चौरा घटना की बात करूँ तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना हुई थी, है ना। अब 26 नंबर का क्वेश्चन समझो, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। देखो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। देखो कौन कौन से। दांडी यात्रा कब हुई? तो 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ करी गई थी और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो याद रखना 12 मार्च 1930 ईस्वी को यात्रा प्रारंभ कर दी थी दांडी मार्च, और 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? नमक कानून तोड़ दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करूं तो ये 1921 की ओर जाता है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को जाता है। अब जितनी भी ये मैं आपको तिथियां बता रहा हूँ आप सब अपनी कॉपी में एक जगह लिख लेना पहले तो, ठीक है। याद करने का यही तरीका होता है, और बड़ी अच्छे से 1-2 बार रट्टा मार लेना, उनका याद हो जाएंगे वो, ठीक है। प्रस्ताव की अगर बात करूं, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पारित हुआ था? तो मुंबई में पारित हुआ था, है ना। और कांग्रेस के अधिवेशन में ये पारित हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और ये 1944 ईस्वी में वापस लिया गया था, है ना। काकोरी कांड की वजह से शायद ये वापस लिया था। उसमें ये जो गांधी जी ने कहा था कि मैं अहिंसा का समर्थक हूँ, मैं हिंसा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता, है ना। इस वजह से इन्हें वापस लिया था। लाइक कर दो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो, और सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, है ना, और जुड़ जाओ, अपना परिवार बन जाओ BSc एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ, है ना। अगर आप PDF चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल पे जो है इसकी PDF आपको दे देंगे। लिंक टेलीग्राम चैनल की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, या फिर हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। अब बताना नेक्स्ट क्लास जो है आप किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे।
प्रश्न नंबर 27 की मैं बात करूं, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। केसर हिंद की उपाधि भी महात्मा गांधी को ही मिली है। महात्मा गांधी की मृत्यु की अगर बात करें तो 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। ठीक है, किसने करी थी? नाथूराम गॉडसे ने करी थी और गोली मार दी थी जब वो बिरला मंदिर मॉर्निंग में जा रहे थे दर्शन करने। चलिए बताओ बिरला मंदिर कहाँ है? तो ये कहाँ है? दिल्ली में है ना। चलो गदर पार्टी की बात करें तो लाला हरदयाल द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई। कहाँ हुई? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, अभिनव भारती। देखो 3 चीज़ें याद रखेंगे, गदर पार्टी, अभिनव भारती और इंडिया हाउस। गदर पार्टी में क्या है? लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई। अब अभिनव भारती की अगर देखें तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। ठीक है, ये क्रांतिकारियों की क्या थी? गुप्त समिति थी। कौन सी? अभिनव भारती, अभिवन भारती। इंडिया हाउस की बात करें तो ये लंदन में है। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इसकी जो है स्थापना लंदन में करी गई थी। प्रश्न नंबर 29 जो है आपके सामने रहेगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1928 में हुई। काकोरी कांड की घटना कब हुई? तो 1925 ईस्वी को हुई थी, है ना। शेयर कर दो वीडियो को, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दो, क्योंकि वो भी परेशान हो रहे होंगे, है ना, कि उन्हें एक क्लास ऐसी नहीं मिल रही होगी जिसमें एक क्लास में पूरे विषय को कंप्लीट किया जा सके। तो बिल्कुल ये क्लास है, कहीं ना कहीं आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी भी मदद होती है। तो बिल्कुल हेल्प जरूर करें, हेल्पिंग नेचर बनाओ अपना। प्रश्न नंबर 30 आपके स्क्रीन पर रहेगा, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह जी को जो है फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को जो है इन सभी लोगों को फांसी दी गई थी। ये सब हमारे शहीद हैं, है ना, इन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता, ना इनके योगदान को कभी भुलाया जा सकता है। ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ऐसा जो नारा है वो भगत सिंह जी ने दिया था, है ना। हम सबके आदर्श हैं भगत सिंह जी। प्रश्न नंबर 31 की मैं अगर बात करूं, आपके स्क्रीन पर रहेगा, साइमन कमीशन प्रथम बार भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया। और साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है वो 1927 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है, और ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंच गया था। इसका विरोध क्यों हुआ? इसका विरोध इस वजह से हुआ कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, पहली बात। दूसरी चीज़, कई बातें ऐसी थी जो भारतीयों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, और पूरी तरह से ये से देखा जाए तो ये अंग्रेजी कमीशन था, इस वजह से इसका विरोध खूब हुआ। और अगर देखें तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही लाठी चार्ज में हमारे जो नेता थे लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो गई थी। 32 नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, नेहरू रिपोर्ट कब बनकर तैयार हुई? तो भाई साहब 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई, है ना। वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी चीज़ें, जितना आपके एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, चीज़ों को बिल्कुल सिलेक्टेड पॉइंट के साथ अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएं। और जिस दिन एग्ज़ाम हो ना, मॉर्निंग में बढ़िया आराम से उठ करके 2-4 बार रिवाइज़ कर लेना, है ना। आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और एग्ज़ाम हॉल से आप याद रखना, देखना, है ना, आप मुस्कुराते हुए बाहर निकल के आएंगे, है ना। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप एग्ज़ाम हॉल से मुस्कुराते हुए बाहर निकल के आएंगे। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुई? तो भाई 1928 को हुई। और कैबिनेट मिशन भारत की बात करें तो ये भारत कब आया? तो 22 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, 33 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, मुस्लिम लीग की स्थापना देखो सलीमुल्लाह खां द्वारा करी गई और दिसंबर 1906 में करी गई। 34 नंबर का क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में रखा गया। और ये पाकिस्तान का सबसे पहला जो शब्द का प्रयोग, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। और ये जिन्ना की मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा। प्रश्न नंबर 35 से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देखो, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी देन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना की देन है। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने ये द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है कि ये कहता था कि भारत में जो है हिंदू और मुसलमान, है ना, ये दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं, इसका ये कथन था मोहम्मद अली जिन्ना का। 36 नंबर का क्वेश्चन समझो, माउंट बेटन योजना प्रस्तावित कब की गई? तो जून 1947 ईस्वी को जो है माउंट बेटन योजना प्रस्तावित करी गई थी। इस योजना के तहत जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की जो है वो घोषणा करी थी। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन, भारत एक खोज, है ना, जिसे हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो है इसके लेखक हैं। अब नेहरू साहब के बारे में अगर हम समझें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, बताओ राष्ट्रपति कौन रहे हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं? आप बताओ कमेंट सेक्शन में हमें। पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये शांति प्रस्ताव था, है ना। जब मैं आपको बताऊं, जब ये शीतकालीन युद्धों का चलन स्टार्ट हुआ उस समय, तो शीतकालीन युद्ध बेसिकली अगर हम चर्चा करें इस बारे में,
तो जब जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1945 के आसपास की बात है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दो महाशक्ति बन गई थी, तो दो गुटों में बट गई थी वो। एक तो जैसे रूस था और दूसरा था अमेरिका, ठीक है। तो ये शीतकालीन युद्ध का जब चलन स्टार्ट हुआ तो इसमें ये था कि कौन कौन से देश हमारी तरफ है, कौन कौन से रूस की तरफ है। कहने का मतलब कौन कौन से देश जो है वो अमेरिका की साइड है और कौन कौन से देश किसकी तरफ है, रूस की तरफ है। तो भारत ने पंचशील सिद्धांत की स्थापना करी थी। उसने कहा था कि देखो, अगर आपको किसी की तरफ नहीं होना है तो आप क्या हो जाओ भाई, पंचशील सिद्धांत में शामिल हो जाओ, है ना। और इसमें था कि हम अब शांति का समर्थन करते हैं, है ना। हम ना भाई साहब आपकी तरफ हैं और ना आपकी तरफ है, ठीक है। चलिए, तो पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाते हैं? तो पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हो जाते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। भारत में योजना आयोग का गठन जो है किया गया था, किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब वर्तमान में अगर देखें तो योजना आयोग को किस नाम से जानते हैं? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ जरा हमें, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, योजना आयोग का जो है वो नाम बदल दिया गया है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री हैं। और आप हमें अगर बताओ कमेंट सेक्शन में कि योजना आयोग को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। चलो, आर्थिक नियोजन को शुरू किया था, किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था। 39 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड इटली जो है भारत की स्वतंत्रता के टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। 40 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। चलिए, बहुत बेहतरीन, आपने 39 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है बहुत शानदार तरीके से। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है वो किसने किया था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की अगर मैं बात करूं तो ये रास बिहारी बोस साहब द्वारा गठित की गई थी सिंगापुर में 1942 में। बाद में इसका जो संगठन है वो हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब द्वारा किया गया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है। आप समझ रहे होंगे ये 40 क्वेश्चन है भाई साहब, ये 40 क्वेश्चन नहीं है। आपने अगर नोट किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जो 40 क्वेश्चन है वो आपके 200 के आसपास हो गए होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने एक क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन हम कवर करते हुए चले हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया है और समझाने की कोशिश करी है ना। आपके माइंड में चीज़ों को सेट करने की कोशिश की है। देखो, एक बात और बताएं, गृह विज्ञान जो है आपका अगर सब्जेक्ट है ना, BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 1 हमने आपको दिया था। आप हमें कमेंट करके बताओ, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो हम आपको जरूर देंगे, है ना। ये होम साइंस का पार्ट 1 आप देख लें। 2 जो है पार्ट में पूरा होम साइंस का आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है ऑब्जेक्टिव होने वाला है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। और अगर आप में से किसी को ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेलिस्ट बनी है, बिल्कुल पढ़ डालो, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने मानवीय मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के करवाए हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लो। बताओ नेक्स्ट क्लास जो है आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, वहाँ तरीक क्लास में उस सब्जेक्ट को नस्तो नाबूद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़ जरूर जाओ ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, है ना। और शेयर कर दो वीडियो को। मुझे पता है अभी तक आपने लाइक नहीं किया है क्लास को, है ना, तो लाइक जरूर कर जाओ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।